क्वेश्चन फर्स्ट है, इन ट्राई एज येलो कलर इंडिकेट्स। ट्राई एज में येलो कलर किसको इंडिकेट करता है? तो सबसे पहली बात करते हैं ट्राई एज क्या है। ट्राई एज है मास कैजुअलिटी में पेशेंट की प्रायोरिटी तय करना कि किस पेशेंट को सबसे पहले देखा जाए, किसको थोड़ा रुक के देखा जाए और किसको अगर नए देखे तो ही काम चल सकता है, क्योंकि मास कैजुअलिटी में बहुत सारे पेशेंट होते हैं, सबको एक साथ मेडिकल स्टाफ देख नहीं सकता है। तो इसमें ट्राई एज यूज किया जाता है। ट्राई एज में अपन 4 कलर कोडिंग यूज करते हैं, जिसमें जो रेड कलर्स होता है वो इमरजेंट पेशेंट के लिए यूज करते हैं, यानी जैसे हेड इंजरी का है, ब्लीडिंग का है, या फिर उसके बाद में जैसे डिस्निया का है जिसमें सांस लेने में दिक्कत हो रही है, सर्कुलेशन बंद हो गया, ऐसे पेशेंट जिनको रेड कैटेगरी में रखेंगे और इमरजेंट यानी इमरजेंसी में उनको तुरंत देखना जरूरी है। उसके बाद में जो कैटेगरी आती है वो आती है येलो कलर्स, यानी अर्जेंट की कैटेगरी आती है। तो ये इमरजेंट के बाद में देखे जाने वाले पेशेंट होते हैं। उसके बाद में जो कैटेगरी आती है वो आती है ग्रीन की। ग्रीन यानी नॉन अर्जेंट, जिनको थोड़ा रुक के आराम से देखा जा सकता है। और लास्ट में आती है ब्लैक कलर यानी डेड की, यानी ऐसे पेशेंट जो कोमेटोज हो चुके हैं, लगभग मर चुकने वाले हैं, या जिनको ध्यान भी दिया जाए तो वो जिंदा नहीं रह सकते हैं। तो इन पेशेंट को सबसे एंड में देखा जाएगा, और अगर नया देखा जाए तो भी चल सकता है। तो ये ट्राई एज का सिस्टम हो गया। क्वेश्चन में पूछा गया है कि इन ट्राई एज येलो कलर इंडिकेट, ऑप्शन बी इज राइट, अर्जेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन इंटेंशनल टचिंग ऑफ द पेशेंट्स बॉडी विदाउट कंसर्ट इज टर्म्ड एज। बिना किसी कंसर्ट के पेशेंट की बॉडी को इंटेंशन लेकर टच करना क्या कहलाएगा? बैटरी। ऑप्शन सी इज राइट। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया एग्जाम्स में कि बिना किसी कंसर्ट के, बिना किसी प्रोसीजर के, बिना किसी पर्पज के पेशेंट की बॉडी को इंटेंशन लेकर टच करना बैटरी कहलाएगा। ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एबनॉर्मल लेटरल डेविएशन ऑफ वर्टिब्रल कॉलम इज। एबनॉर्मल लेटरल यानी अपना जो वर्टिब्रा कॉलम है उसका लेटरल एक साइड में निकल जाना, वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा स्कोलियोसिस। ऑप्शन सी इज राइट। और लार्डोसिस में क्या होगा? लार्डोसिस में अपनी जो लंबर होती है ये आगे की तरफ डेविएशन हो जाती है। लंबर रीजन जो होता है अपने वर्टिब्रा कॉलम का, ये आगे की तरफ खिसक जाता है। इसके बाद में यहाँ पे दिया गया है काइफोसिस। काइफोसिस में क्या होता है? जो थोरेसिक होता है, ये थोरेसिक पार्ट है, ये पीछे की तरफ निकल जाता है। और आगे पूछा गया है, इसमें ऑप्शन डी भी दिया गया है, ओस्टियोपोरोसिस। ओस्टियोपोरोसिस है, ये बोन्स की डिजीज है, इसमें बोन है वो ब्रिटल और वीक हो जाती है। तो यहाँ पे लेटरल डेविएशन ऑफ वर्टिब्रा कॉलम पूछा गया है, तो इसको स्कोलियोसिस कहेंगे। ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पैरालिसिस ऑफ बोथ अपर एंड लोअर एक्सट्रीमिटीज इज नोन एज। अपर, बोथ अपर यानी दोनों हाथ और दोनों पैरों का अगर पैरालिसिस हो गया है तो इसको क्या कहेंगे? तो ये कहलाएगा क्वाड्रिप्लेजिया। क्वाड्री यानी 4, प्लेजिया यानी पैरालिसिस। चारों का यानी दोनों हाथों का और दोनों पैरों का अगर पैरालिसिस हो गया है, पैरालिसिस ऑफ बोथ अपर एंड लोअर एक्सट्रीमिटी नोन एज क्वाड्रिप्लेजिया। ऑप्शन डी इज राइट। हेमीप्लेजिया क्या होता है? हेमीप्लेजिया मीन्स बॉडी के एक साइड का जो पार्ट है वो पैरालिसिस हो गया है, जैसे लेफ्ट साइड का हैंड और लेफ्ट साइड का पैर, यानी लेफ्ट साइड का बॉडी का फील्ड है वो अगर पैरालिसिस हो गया है तो ये हेमीप्लेजिया कहलाएगा। इसके बाद में यहाँ पे ये ऑप्शन भी दिया गया है, पैराप्लेजिया क्या होगा? पैराप्लेजिया मीन्स बॉडी के जो लंबर पार्ट है, जो दोनों पैर है, वो अगर पैरालिसिस हो जाए, लंबर पार्ट से नीचे नीचे के पार्ट अगर पैरालिसिस हो जाए तो ये पैराप्लेजिया कहलाता है। एक और भी दिया गया है मोनोप्लेजिया। मोनोप्लेजिया का मतलब बॉडी के किसी एक एक्सट्रीमिटी में, जैसे किसी एक हाथ में या किसी भी एक पैर में अगर, या किसी भी बॉडी के एक रीजन में पैरालिसिस हो जाए तो उसको मोनोप्लेजिया कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेओस्टेक साइंस इज इंडिकेशन ऑफ। चेओस्टेक साइन है, ये किसका इंडिकेशन है? चेओस्टेक साइन होता है हाइपोकेलेमिया का, हाइपोकेल्सीमिया का। अगर बॉडी में कैल्शियम की मात्रा कम हो जाए तो चेओस्टिक साइन है वो शो होता है। चेओस्टिक साइन इज ए इंडिकेशन ऑफ हाइपोकेल्सीमिया। ऑप्शन डी इज राइट। नेक्स्ट है,
द पोजीशन टू बी मेंटेन्ड फॉर ए पेशेंट विद इंक्रीज आईसीपी। आईसीपी बढ़े हुए पेशेंट के लिए कौन सी पोजीशन है वो मेंटेन की जाएगी, कौन सी पोजीशन दी जाएगी? तो आईसीपी इंक्रीजेशन में दी जाएगी फाउलर्स पोजीशन, ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है, द प्रेशर सेट इन ऑटोक्लेव फॉर स्टेरिलाइजेशन। ऑटोक्लेव में स्टेरिलाइजेशन के लिए कितना प्रेशर है वो सेट किया जाता है? 15 पॉन्ड, ऑप्शन ए इज राइट। और टेम्परेचर कितना होता है? टेम्परेचर आइडियली 121 डिग्री सेट किया जाता है, 121 डिग्री सेंटीग्रेड। और उसके बाद में क्या सेट करेंगे? उसके बाद में टेम्परेचर 121 डिग्री हो गया, प्रेशर हो गया 15 पॉन्ड का, और टाइम कितना रहेगा? इस सर्कमस्टांसेस में 30 मिनट्स का टाइम है वो स्टेरिलाइजेशन के लिए यूज होता है। अगर 121 डिग्री टेम्परेचर पे ऑटोक्लेव को सेट किया है और 15 पॉन्ड का प्रेशर है तो टाइम रहेगा 30 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन लंबर पंचर द नीडल इज इंसर्टेड बिटवीन। लंबर पंचर में नीडल है वो कहाँ पे इंसर्ट की जाती है? लंबर पंचर में नीडल है वो इंसर्ट की जाती है L3, लंबर 3 और लंबर 4, L4 के बीच में। जो इंटरकोस्टल स्पेस होता है L3 और L4 का, उसके बीच में लंबर पंचर के लिए जो लंबर नीडल है, स्पाइनल नीडल है वो इंसर्ट की जाती है, ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द अपेक्स बीट इज फेल्ड एट विच इंटरकोस्टल स्पेस। अपेक्स बीट है ये किस इंटरकोस्टल स्पेस पर सबसे बेस्ट सुनाई देगी? 5th इंटरकोस्टल स्पेस होता है, इस पे सबसे बेस्ट सुनाई देती है। नेक्स्ट है, द फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल इज। फास्टिंग ब्लड शुगर वैल्यू कितनी होती है? 70 से 110 mg% है वो फास्टिंग ब्लड शुगर वैल्यू होती है। नेक्स्ट, ब्लीडिंग फ्रॉम द नोज इज ट्रम्ड। नाक से ब्लीडिंग होना क्या कहलाएगा? एपिस्टेक्सिस, ऑप्शन डी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कलर ऑफ बैग इन विच द इन्फेक्टियस सॉलिड वेस्ट आर डिस्पोज्ड इन। किस कलर के बैग में इन्फेक्टियस सॉलिड वेस्ट है ये डिस्पोज किए जाएंगे? तो येलो कलर के बैग में इन्फेक्टियस सॉलिड वेस्ट है तो इनको डिस्पोज किया जाएगा, ऑप्शन डी इज राइट। फ्रेंड्स, अगर आप बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट को पूरा समझना चाहते हैं कि रेड में क्या आएगा, ब्लैक में क्या आएगा, ब्लू में क्या आएगा और क्यों आएगा, तो इसके लिए मैंने बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट पर पूर्व में एक वीडियो बनाया है। एम्स न्यू दिल्ली की 2019 की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग ये वीडियो बनाया है, तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखें। उस वीडियो का लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, तो वहाँ पे जाकर उस वीडियो को भी देखें ताकि 1 या 2 क्वेश्चन बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट का जो हर एग्जाम में आता है वो आपका गलत ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कंप्रेशन टू वेंटिलेशन रेशो इन CPR इन केस ऑफ सिंगल रिससिसर इज। अगर एक जना ही CPR देने वाला हो, एक व्यक्ति CPR दे रहा हो, तो कंप्रेशन और वेंटिलेशन का रेशो कितना होना चाहिए? तो ये होना चाहिए 30:2, ऑप्शन सी इज राइट। फ्रेंड्स, अगला प्रश्न लेते हैं, उससे पहले आपको याद दिलाना चाहूँगा, अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें और सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर भी करें। साथ ही चैनल पे अगर नए हो तो चैनल कर लो सब्सक्राइब तथा पास में जो बेल आइकन आ रहा है उसको दबाना भी न भूलें। अगला क्वेश्चन 14 है, 1 टेबल स्पून इज इक्वल टू। 1 टेबल स्पून है ये कितने ml के इक्वल होती है? तो 1 टेबल स्पून यानी जो बड़े वाली स्पून होती है ये 15 ml के इक्वल होती है, और एक जो छोटी स्पून होती है जिसको टी स्पून कहते हैं ये 5 ml के बराबर होती है। क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, तो 1 टेबल स्पून यानी बड़ा चम्मच 15 ml और 1 टी स्पून यानी छोटा चम्मच है ये 5 ml के इक्वल होता है। नेक्स्ट है, द प्रेफर्ड साइट फॉर गिविंग IM इंजेक्शन टू इन्फेंट। इन्फेंट में IM इंजेक्शन लगाने के लिए प्रेफर्ड साइट है वो क्या होती है? वोस्टस लेटरलिस मसल्स जो कि अपनी थाई पे होती है इन्फेंट्स की, वो बच्चों में इन्फेंट में IM इंजेक्शन लगाने के लिए प्रेफर्ड साइट होती है, ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट शुड बी टेम्परेचर ऑफ वाटर यूज्ड फॉर कोल्ड स्पंजिंग। कोल्ड स्पंजिंग के लिए जो वाटर का टेम्परेचर है ये कितना होना चाहिए? तो आइडियली रूप से ये होना चाहिए 70 डिग्री फ़ारेनहाइट, 70 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर वाटर का अगर है तो इसको अपने कोल्ड स्पंजिंग के लिए यूज
करेंगे। नेक्स्ट है एन एजेंट विच किल्स पैथोजेनिक बैक्टीरिया इज कॉल्ड। तो ऐसा एजेंट जो पैथोजेनिक बैक्टीरिया है उनको मार देता है वो क्या कहलाएगा? डिसइंफेक्टेंट है। ये जो बैक्टीरियाज होते हैं, पैथोजेनिक बैक्टीरियाज होते हैं, इनको मार देता है। और बैक्टीरियो स्टेट क्या होता है? बैक्टीरियो स्टेट्स होता है जो पैथोजेनिक बैक्टीरियाज होता है उनकी ग्रोथ है, उनके डेवलपमेंट को है वो रोक देता है, वो बैक्टीरियो स्टेट होते हैं। नेक्स्ट है द सिम्टम ऑफ सीवियर डिहाइड्रेशन इन एडल्ट इंक्लूड ऑल ऑफ द फॉलोइंग। सीवियर डिहाइड्रेशन के सिम्टम्स एडल्ट में सभी होते हैं किसी एक को छोड़कर। तो सीवियर डिहाइड्रेशन के जो एडल्ट में सिम्टम्स होते हैं, पाल्पिटेशन होता है, डिजीनेस भी होता है, वीकनेस भी होता है, लेकिन इंक्रीज थ्रस्ट होता है, डिक्रीज थ्रस्ट नहीं होता है। मीन्स ऑप्शन ए इज राइट, डिक्रीज थ्रस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following nursing intervention can prevent increase of intracranial pressure in an unconscious child? अनकॉन्शियस चाइल्ड में कौन सा जो नर्सिंग इंटरवेंशन है ये इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ने से रोक सकता है बच्चों में? तो अवॉइड एक्टिविटी दैट कॉज पेन और क्राइंग। ऐसी एक्टिविटी को अवॉइड करना चाहिए जिससे बच्चों में पेन हो और जिससे बच्चे रोए। तो इस एक्टिविटी को अगर कोई करेंगे, नर्सिंग इंटरवेंशन को यूज किया जाएगा तो बच्चों में जो इंट्राक्रेनियल प्रेशर है ये बढ़ने की संभावना है वो कम हो जाएगी। ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट है इनोक्यूलेटिंग लूप इज स्टेरलाइज बाय। इनोक्यूलेटिंग लूप है ये किसके द्वारा स्टेरलाइज किया जाता है? ये किया जाता है फ्लेमिंग के द्वारा। ऑप्शन सी इज राइट। इनोक्यूलेटिंग लूप है ये स्टेरलाइज बाय फ्लेमिंग। ऑप्शन सी इज राइट। तो फ्रेंड ये हो गया आज की क्वेश्चन। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, सभी दोस्तों के साथ शेयर करें। साथ चैनल पे अगर नए हो तो चैनल कर लो सब्सक्राइब तथा पास में जो बेल आइकन आ रहा है उसको दबाना भी न भूलें। थैंक यू फ्रेंड।